से लोग जो सदन की सुरक्षा के घेरे को तोड़ देते हैं। किसान आंदोलन में ये बहुत सामान्य चीज़ देखी गई। जिस बिल को पास होने के लिए उसका कंटेंट किसी भी जगह प्राइवेट लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, वो अडानी जैसे बड़े उद्योग घराने तक पहले से पहुंच गया। 2 साल पहले उन्हें पता था कि भारत का जो अनाज भंडारण है उसको खुली आज़ादी मिलने जा रही है। उन्होंने बड़े बड़े सैलियो पूरे भारत में बना लिए। ये कर कौन रहा है? मौजूदा सत्ताधारी पार्टी। यकीनन ये आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हैं और इसके प्रमाण कई मिलते हैं कि ईस्ट इंडिया की गुलामी करते करते इन लोग की ज़िंदगी बीती है और आने वाले समय में भारत को वापस वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बनाएंगे और उद्योगपति के कदमों तले भारत की आम जनता को रौंदेंगे। रेलवे, जिस पे मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैंने बचपन से सफ़र करा। रेलवे अपनी स्थिति से उभरते हम जब बचपन में थे तब देखा था और आज की स्थिति, उस बीच में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। ये अचानक जो भी संगठन, जो भी संस्थान प्रॉफिट में आ रहे हैं उनको बेचने का क्या जरिया है? यकीनन इनकी सोच बिजनेस की है। और भारत को, ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि भारत को 2 गुजराती पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। इन 2 गुजराती का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, पर ये 2 गुजराती पूरे भारत को बर्बाद करेंगे। और प्राइवेट करना, क्योंकि उनका काम ही धंधे के लिए पैदा हुआ है, उनका जन्म धंधा करने के लिए हुआ है, उनको सेवा के लिए नहीं पैदा हुए। अगर उनके अंदर सेवा भाव होता तो यकीनन वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पैदा होते। हम जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अवतार हुए हैं, लेकिन वो गुजराती इस देश को बेचने पर लग गए हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और प्राइवेटाइजेशन का मैं घोर विरोधी हूँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी, जिसको दूर करने के लिए, जिससे हटने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। हमारे अब अगले वक्ता हैं, हमारे बीच मौजूद हैं इंद्रेश शुक्ला जी, जो कि भारत जन गौरव मंच के अध्यक्ष हैं। हम आपसे चाहेंगे आप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। उत्कर्ष संगोष्ठी के 20वें चरण में आयोजित सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण पर आज ही चर्चा है। उत्कर्ष संगोष्ठी का आयोजकगण तथा मंच पर उपस्थित महानुभाव व अन्य इस परिसर में अन्य उपस्थित लोग सभी का अभिवादन करते हुए मैं इंद्रेश कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जन गौरव मंच, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध करता हूँ। क्यों विरोध करता हूँ? कि देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई भी उद्योगपति भी इस देश में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। तब तत्कालीन हमारे लीडरशिप ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से इस देश को विकसित करना शुरू किया, जो पिछले 70 वर्ष से अनवरत चला आ रहा था। अभी हमारे गौतम जी कह रहे थे कि रेल हमने वो देखी जिसका इंजन कोयले से चलता था। आज तब हम रेल के डिब्बे में बैठते थे तो उस कोयले के इंजन के धुएं के साथ जो कोयले के कण आते थे वो भी हमारी आँख में घुस जाते थे। आज के दौर में लगभग डीजल के इंजन भी समाप्त हो गए हैं और हम 90% या 80% लगभग जो है इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। तमाम तरीके के उपक्रम, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही हमारे देश ने विकास किया है। और एक और बात, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से ही हमारे व्यक्तियों का, हमारे देश के नागरिक भी समृद्ध हुए हैं। क्योंकि जब सार्वजनिक उपक्रम में
व्यवसायीकरण की दृष्टि नहीं रखी जाती है, कल्याणकारी दृष्टि रखी जाती है कि अगर कोई वहाँ बहुत एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं तो थोड़े सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों को भी वहाँ रोज़गार दे दिया जाता है ताकि उनके घर की भी रोजी रोटी चले। तो सरकार का काम होता है कि हमारे देश के नागरिकों के व्यवसाय के साथ साथ उनकी रोजी रोटी भी चले, ये प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन ये सरकार जब से आई है, अब इन्होंने जो सोच रखा है, मुझे लगता है कि प्लानिंग की दो हिंदी होती हैं, एक योजना दूसरी षड्यंत्र। तो जब से ये बैठे हैं तो इन्होंने प्लानिंग को षड्यंत्र के रूप में ही देखा है और उसी को जी रहे हैं और वही ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो योजनाएं इस देश में लागू करना चाहते हैं निजीकरण के रूप में, तो मुझे लगता है कि एक इनकी पैतृक संस्था आरएसएस है, ठीक है, उनका ये विचार है। उनके द्वितीय गुरु श्री गोलवालकर जी ने एक किताब लिखी थी द नेशनहुड, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 95% बर्बाद कर दीजिए और इसके बाद चंद गुलामों के माध्यम से लंबे समय तक शासन करिए। ये प्रश्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने अटल जी की सरकार में सदन में उठाया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया। तो जब उन्होंने चंद्रशेखर जी ने जब ये प्रश्न उठाया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनका प्रश्न खत्म होने से पहले खड़े होकर ये बोले कि नहीं, उन्होंने उस किताब में लिखा जरूर था लेकिन इसके बाद अंत में उसका खंडन कर दिया था। अभी बताइए कि जंगल में आग लगा दीजिए, इसके बाद एक बाल्टी पानी डाल दीजिए उसमें। तो ये वो विचारधारा इस देश में लागू की जा रही है, इसको हम सबको समझने की ज़रूरत है। निजीकरण उतना बुरा नहीं है जितना का निजीकरण का एकाधिकार बुरा है। सिर्फ 2 लोगों को या चंद लोगों को समस्त संपत्ति सौंप देना ये खतरनाक है और यही हो रहा है। अब जो सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, पिछले बजट में इन्होंने विनिवेश से 200 करोड़ रुपए लाने का लक्ष्य रखा था। अब वो जो कोरोना काल कहें या जो भी कहें, उस वजह से उनका विनिवेश का वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, शायद 20,000 करोड़ रुपए आए। इस सत्र में उन्होंने, इस बजट सत्र में उन्होंने कहा कि हम साहब 250 करोड़ रुपया विनिवेश से लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निजीकरण के मामले में इंदिरा जी से टाटा ने कहा था कि रेल हमें दे दीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि ये हमारे गरीबों की सवारी है, ये हम आपको नहीं दे सकते। एक दूसरा, उससे पहले को उदाहरण देख लीजिए। अभी बैंक के कर्मचारी थे तो बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे थे, बिजली विभाग के थे तो बिजली विभाग की बात कर रहे थे। हम सब लोग सामाजिक क्षेत्र से हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र से हैं, तो हमको तो सबकी बात करनी पड़ेगी। बैंकों का निजीकरण कब हुआ था? जब प्राइवेटेशन से उसका जो है वो सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, क्यों हुआ था? उसका कारण था कि जब वो निजीकरण हाथों में थे तो जनता का पैसा चंद लोग लूट लेते थे। उनकी शिकायतें आई, तभी उन्होंने उनका उसका सरकारीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद धीरे धीरे तमाम चीज़ें हमारे सरकारी क्षेत्र में विकास करती रही और आज हमें दिख रहा है कि सरकारी कर्मचारी बहुत तनख्वाह पाता है, काम नहीं करता है, काम चोर करता है। उस समय याद करिए जब सरकारी कर्मचारी हमें लगता 20 रुपये महीने में तनख्वाह पाता था, 30 रुपये महीने में तनख्वाह करता था, इसके बाद भी वो काम करता था। उसी वजह से हमारे देश में विकास हुआ। निजीकरण की वजह से देश में विकास नहीं हुआ है। निजीकरण अपना मुनाफा देखता है और सरकारी उपक्रमों के माध्यम से पहले सेवा होती है, तो सेवा सरकार का प्रथम कर्म है, जो ये सरकार अपना ये धर्म भूल गई है। तो इसलिए ये सब कुछ बेचना चाहते हैं। और बेचना क्यों चाहते हैं मुझे ये नहीं पता है कि आखिरकार ये बेचना क्यों चाहते हैं, इस पैसे को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और
बेचता है, जैसे हम आप हैं, हमारे आपके घर में भी परेशानी आती है, तकलीफ़ें आती हैं, तो मजबूर हो जाते हैं कोई अपनी संपत्ति बेचने के लिए। हम कहते हैं कि भाई हमारा नहीं चल रहा है तो हम बेचते हैं, और ये लोग गर्व महसूस कर रहे हैं बेचने पे। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि ये साहब कहते नहीं हमें तो बेचना ही बेचना है, निजीकरण तो हो के रहेगा। आखिरकार क्यों हो के रहेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो मीडिया पर चर्चा होनी चाहिए थी, बरसों चर्चा होनी चाहिए थे। इसके बाद अगर देश सहमत होता आप बेच सकते थे, या आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा होता जनता से कि हम भाई ये आप सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच करके सब निजीकरण के हाथों में दे देते, इसके बाद आपकी सरकार बनती, हम आज सहमत थे। है, आपने वहाँ दूसरे वादे किए थे, सरकार को जनता से कुछ कहा था, आज आप कुछ कर रहे हैं, आप जनता के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत जन गौरव मंच इन सब बातों का विरोध करता है। इसके बाद इन्होंने अभी इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात क्या है, आप निजीकरण कर रहे हैं, आप किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इस लोकतंत्र में जनता की बात को सुन नहीं रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, आप अपनी योजनाएं लागू करिए, आप सरकार में हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, पूर्ण बहुमत में है, लेकिन जनता की आवाज़ को सुनना तो चाहिए। आज लगभग 105 से 110 दिन हो गए हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। और कौन सी गलत बात का मांग रहे हैं वो? आप जो सरकारी उपक्रम है ये आपके हाथ में है, आप उसमें आपको बेचने का अधिकार है। ये इन्होंने कोरोना काल में, जैसा कि अभी एक भाई बता रहे थे कि निजीकरण के क्षेत्र में कुछ एक दो लोगों की संपत्तियां 30%, 40%, 50% तक बढ़ी, और एक व्यक्ति की संपत्ति 150% बढ़ी। और हमारे यहाँ कोरोना काल में सब कुछ जनता के ऊपर डाल दिया गया कि अपना भी खाओ, अपने पड़ोसी को भी मदद करो, है। ये काम सरकार का था। क्या इससे पहले इस देश में महामारी नहीं आई? तब तो सरकार इस तरीके के आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। तब जितनी भी महामारी आई हैं उसमें सबको फ्री स्वास्थ्य उपलब्ध कराया गया। इस कोरोना काल में तो आपसे सारी सुविधाओं का पैसा वसूल किया गया, यहाँ तक कि एक मास्क भी किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया गया। वो भी कहा गया कि आप पड़ोसी दे दें। जो क्या नाम संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने अपने संसाधनों से जनता को उपलब्ध कराया। ये सरकार कह रही है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, कोरोना में उतना पैसा खर्च कर दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई सूचना देने को नहीं तैयार है। ये जब पीएम केयर फंड में जो पैसा आया उसकी एक सूचना मांगनी चाहिए किसी ने, तो ये कहा गया कि इसकी सूचना नहीं दी जा सकती, इसकी सूचना हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से इस देश में लोकतंत्र, संविधान सब कुछ खतरे में है। इस देश की जनता को जागना होगा, उठना होगा, खड़े होना होगा अगर इस देश को बचाना है। और मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, इंदिरा जी का एक और मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इस संघी विचारधारा की जिस दिन सत्ता आ गई उस दिन इस देश में सारे संस्थान, लोकतांत्रिक संस्थान, संवैधानिक संस्थान खत्म हो जाएंगे, और वो आज हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वही लागू हो गया है। तो इस तरीके से हम इस देश के निजीकरण के खिलाफ हैं। जो भी संस्थान बेचे जा रहे हैं, हमारा तो सभी से आग्रह है कि इस समय आपस में बटे नहीं। मजदूर, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन सभी एक साथ आके, किसान भाई सब एक साथ आके कंधे से कंधा मिलाकर इस निजीकरण का विरोध करें, सड़कों पर उतरें और संसद घेरें, विधानसभाएं घेरें, तभी इस चीज़ से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। और नहीं तो हमको इस निजीकरण के दंश को झेलना होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसका भुगतान भुगतेंगी और हमें दोषी ठहराएंगी। इसीलिए हम इस निजीकरण का विरोध करते हुए अपनी बात वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी, आपने भी बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त किए। अब हमारे बीच दो वक्ता बचे हैं। हमारे बीच अमित कुमार सिंह जी हैं,
राष्ट्रीय सलाहकार हैं आज़ाद संग्राम पार्टी के। हम आपसे चाहेंगे कि आप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार साथियों। देखिए, कोई भी बात रखने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। 92 से लेके 2019 और 20 तक जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जो पब्लिक एसेट बेचा गया, 2020 तक 4,80,000 करोड़ की बेची गई। लेकिन 2014-15 से 19-20 तक इस गवर्नमेंट ने 3,40,000 करोड़ इनकी बिक्री थी। मतलब 3/4 एसेट इन्होंने बेचे। और अभी 2024 तक इनका प्लान है 7 लाख करोड़ की एसेट्स को बेचने का। चलिए ठीक है, आप बेच रहे हैं, क्या आप इस पे श्वेत पत्र दे सकते हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपका सिस्टम क्या है इसको करने का? आप एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीपीसीएल, और कई लोगों ने कहा कई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेचे जा रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाल रहे हैं आप? बेच जिनको रहे हैं उनको क्यों बेच रहे हैं, और क्या जरूरत है इसको बेचने की? क्या पब्लिक में इसको ओपन कर सकते हैं, या ये बात क्यों नहीं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बिक्री में भी, इन प्राइवेटाइजेशन में भी कहीं करप्शन है, कुछ लोगों का या कुछ संगठन का या कुछ पार्टी का फायदा हो? तभी तो आप ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। और लाखों करोड़ का जो अब तक हुआ है 4,80,000 करोड़, और 4 साल में आप 7 लाख करोड़ के शेयर बेचने वाले, वो भी प्रॉफिटेबल। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको करने के पीछे आपकी कोई बहुत बड़ी मंशा हो? एक विभत्स चेहरा भी मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमारे आपके क्या हाल हो सकते हैं। चलिए, करप्शन का मुद्दा तो मैंने आपसे बोला। जैसे किसान की बात करें, अगर आप मान लीजिए कि भंडारण की क्षमता प्राइवेट लोगों को दे दी गई, कॉर्पोरेट फार्मिंग की प्राइवेट लोगों को दे दी गई, क्या जो अनाज के प्राइस हैं जो हाइक करेंगे, क्या हम बेयर कर पाएंगे? देखिए, आज पेट्रोलियम को आपने ओपन कर दिया, 90 है, कहीं 100 है, कहीं 100 के ऊपर है, आज उसके लिए रो रहे हैं। जिस दिन आटा 80 रुपए किलो बिकेगा, क्या आम जनता खरीद पाएगी? पहली चीज, आपने उस जगह हाथ मारा है जहां पे 80 से 90% जनता भूखों मर सकती। आप ये बताइए, आप कैसे एश्योर करेंगे? चलिए, यहां तक तो ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, आपके पास कोई कानून है? चलिए, नौकरी से निकालना, उसके बाद आपका एक्सप्लॉयटेशन करना, आपने नहीं बात सुनी, जैसा लोगों ने, एक वक्ता ने बोला कि हम आपको निकाल देंगे। 2 करोड़ लोग आज की तारीख में पीएसयू, गवर्नमेंट पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। अगर इनकी छटनी होती है, इनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं है। हमारे पास रोजगार नहीं, चीजें महंगी और करप्शन हाइक पे, कहां जाएंगे? क्योंकि छटनी होने के बाद, एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद हमारे पास पैसा भी नहीं बचेगा और कीमत भी ऊंची होगी। तो जो ये 80% 70% मिडिल क्लास है, वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। तो वो बात जो किसी वक्ता ने कही कि 95% गरीब जब हो जाएगा तो शासन करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर दूसरी चीज और भी है, ये विपक्ष को स्टैंड नहीं होने देना चाहते। विपक्ष स्टैंड नहीं करेगा, जनता गरीब होगी, तो एक व्यक्ति और एक संगठन का शासन चलेगा। क्या स्वरूप होगा इस राष्ट्र का, सोचा है कभी? अब एक चीज ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन में आपने जब 7 लाख करोड़ का एक बजट बनाया तो उसमें 90% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपने रखे जो ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, और आपने गिने चुने केवल 10 कॉर्पोरेटर्स को उसको बेचा या बेचने का प्लान है आपका।
अडानी 9,000 संग्रहण केंद्र बना लेता है, आज से 2 साल 3 साल से काम कर रहा है। ये सब पॉलिसी पहले से इनको बता दी गई और इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर बहुत निश्चिंत है, काम कर रहे हैं। अब अडानी वाले पूरा एयरपोर्ट, कम से कम इस समय जो 10 एयरपोर्ट दिए गए हैं, 7 एयरपोर्ट का देखभाल ये करेंगे। कैसा देखभाल करेंगे आप जानते हैं। रेलवे रिलायंस को देने की सोची जा रही है। क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब मिलकर एक फोरम बनाएं और सरकार से एक डिमांड करें कि जो आप एसेट बेचे हैं और जो बेच रहे हैं उसको पब्लिकली करिए और उस पर हमसे बात करिए और इसको कैंसिल करिए। अगर आप लाना ही चाहते हैं तो आप हमें यह बताइए कि अगर उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो बताया गया, प्राइस हाइक होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसके लिए कोई आप कानून लाने के लिए तैयार हैं? पहले वो कानून आप नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम सब लोग मिलके, ना कोई संगठन ना कोई पार्टी, एक कॉमन फोरम बनाया जाए जिसमें सब लोग मिलके अपना एक मुद्दा रखें, हर स्टेट में एक इस पे काम किया जाए। ये आप लोग इसलिए सोचने को बोल रहा हूं क्योंकि हम और आप सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, ना कि भाई साहब ने जैसे कहा गुजराती भी नहीं इफेक्ट होगा और ना अडानी होगा और ना ये गिने चुने 1-2%। सबसे ज्यादा हम और हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी। तो हमें सोचना होगा। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, अब इस पे ऐड करने का समय है। आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसको रोकने के सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। किसान की वो नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। जब 80% जनता सड़क पे उतरेगी तो सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो 24 का इलेक्शन है, सुना दिया जाएगा। बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बाकी आप लोगों ने सबने सुना ही है। तो साथ मिलके काम करें, एक कॉमन फोरम पे आएं और प्राइवेटाइजेशन, उससे जुड़ी हुई सारी समस्याएं, सबको एक कलेक्टिव पॉइंट पे लाके सरकार को घुटने पे लाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, सरकार का नाम क्यों ले रहा हूं, बीजेपी का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी तक के टोटल डिसइन्वेस्टमेंट का 75% आपने किया है और आगे भी आप उसका 3 गुना करने वाले हैं, जितना 30 साल में नहीं हुआ है। और ना आप उसका श्वेत पत्र देना चाहते हैं, ना आप कुछ करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छे आपने सुझाव भी दिए और तमाम वक्ताओं ने सुने और उस पर हम लोग विचार करेंगे आपके सुझाव पर और आगे बात करेंगे इस विषय पर। हमारे बीच आज के हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं NN दुबे जी, पूर्व महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक के, आप अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करें।